नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहते हैं जुर्म की दुनिया में एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ जाती है। दिल्ली में एक शख्स 2 लोगों का कत्ल करता है। कत्ल करते हुए उसे कोई नहीं देख पाता। इसके बाद वो उस घर से बाहर निकलता है, एक रिक्शा पकड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रिक्शे से उतर जाता है। इसके बाद वो रिक्शे वाले को 30 रुपये देता है, लेकिन उनमें से 10 रुपये का एक नोट फटा हुआ था। और बस इसी एक 10 रुपये की वजह से इस कातिल का खुलासा हो जाता है। पहले वो घर आता है, फिर सबके साथ बैठकर फिल्म देखता है। उसके बाद घर में मौजूद 2 लोगों का कत्ल करता है और तब खुद ही लाश को कंधा देता है। अब वो लगातार रिश्तेदारों से हमदर्दी जताता है, यानी कातिल सबकी आंखों के सामने है। लेकिन फिर भी सबकी निगाहों से ओझल। एयरफोर्स में अकाउंटेंट श्री कृष्ण स्वरूप जब मंगलवार शाम को अपने घर लौटे तो उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी, क्योंकि घर में इस रोज उनकी पत्नी और बेटा उनका इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि दोनों की खून से सनी लाश पड़ी थी। घर का दरवाजा खुला था, अंदर अलमारी भी खुली पड़ी थी और सारा सामान बिखरा हुआ था। और तो और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर समेत कई दूसरी चीजें गायब थी। श्री कृष्ण स्वरूप के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन घर का मंजर देखकर हर कोई घबरा गया। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई और मामले की जांच शुरू हुई। दिल्ली के पालम गांव के इस रिहायशी इलाके में हुई डबल मर्डर की इस वारदात की एक खबर पूरे शहर में आग की तरफ फैल गई और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इस मर्डर में एक अजीब और चौंकाने वाली बात यह थी कि कातिल ने मां बेटे का कत्ल चाकू या बंदूक जैसे किसी हथियार से नहीं, बल्कि कसरत में इस्तेमाल होने वाले डंबल के वार से किया था। और मौका वारदात पर खून से सना वो डंबल भी पड़ा हुआ था। लेकिन चूंकि कातिल अपने साथ सीसीटीवी का डीवीआर ही उठा ले गया था, तो पुलिस के पास अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाने का कोई आसान रास्ता नहीं था। और तो और इस वारदात का कोई चश्मदीद भी नहीं था, यानी न तो किसी ने कातिल को श्री कृष्ण स्वरूप के घर आते हुए देखा और न ही वहां से जाते हुए। कुल मिलाकर तफ्तीश के शुरुआती मुकाम पर यह मामला बिल्कुल एक क्लूलेस केस था। वैसे तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, जिसे देखने से फौरी तौर पर मामला लूट का लगता था। लेकिन कातिल ने जिस तरह से दोनों मां बेटे की जान ली थी, उसे देखकर पुलिस को मामला लूटपाट का कम बल्कि दुश्मनी का ज्यादा लग रहा था। वैसे भी कई बार यह देखा गया है कि कातिल मामले की तफ्तीश को उलझाने के लिए अक्सर कत्ल के बाद घर के सामान बिखेर दिया करते हैं, ताकि पुलिस का ध्यान दुश्मनी की तरफ न जाकर लुटेरों की तरफ चला जाए। और इस मामले में भी कातिल की कोशिश कुछ वैसी ही लग रही थी। लेकिन दुश्मनी का पता करने के लिए पुलिस को सबसे पहले इस परिवार को अच्छी तरह जानना जरूरी था। श्री कृष्ण स्वरूप के परिवार में यहाँ 3 लोग रहते थे। खुद श्री कृष्ण स्वरूप, उनकी 52 साल की बीवी बबीता और 27 साल का बेटा गौरव। गौरव पहले एक बड़ी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी में काम किया करता था, लेकिन पिछले 1 साल से उसकी नौकरी छूट गई थी और वो यहाँ अपने माता पिता के साथ ही रहता था। जबकि श्री कृष्ण स्वरूप की बेटी की शादी हो चुकी है और वो यूएस में अपने पति के साथ सेटल्ड है। रही बात दुश्मनी की, तो दिमाग पर काफी जोर डालने के बावजूद
खुद श्री कृष्ण स्वरूप पुलिस को ऐसे किसी दुश्मन का नाम नहीं बता सके जो उनकी पत्नी और बेटे की जान ले सकता था। लेकिन पुलिस के लिए तो हर हाल में सच्चाई तक पहुंचना जरूरी था और इसी कोशिश में पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ मुखबिरों से भी मदद लेने का फैसला किया। कत्ल वाले घर का डीवीआर तो खैर कातिल अपने साथ उठा ले गया था, लेकिन आसपास के कुछ दूसरे मकानों के सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल इंटैक्ट थे और यहां से पुलिस को कातिल का कोई ना कोई सुराग मिलने की उम्मीद थी। और तभी पुलिस की निगाह महज 4 सेकंड के एक ऐसे सीसीटीवी फुटेज पर पड़ी जो कातिल का हो सकता था। तस्वीरों में पीछे से नजर आ रहा एक शख्स सिर पर गमछा लपेटे हाथ में कुछ लेकर जाता हुआ दिखा। तो क्या यही कातिल था? और उसके हाथ में मौजूद वो चीज ही डीवीआर थी। लेकिन सिर्फ 4 सेकंड के इस फुटेज के सहारे मामले को सुलझाना थोड़ा मुश्किल था और तभी पारंपरिक पुलिसिंग की कोशिश उम्मीद की किरण लेकर आई। छानबीन में पता चला कि कातिल यहां अपनी किसी गाड़ी या ऐसे ही किसी दूसरे वाहन से नहीं बल्कि पैदल ही पहुंचा था। बहुत मुमकिन है कि गली के बाहर तक वो किसी दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया हो और इसी कोशिश में पुलिस ने आसपास के बैटरी रिक्शा वालों से बातचीत करनी शुरू कर दी और पुलिस को इस तरह से पहला कंक्रीट क्लू मिला। एक बैटरी रिक्शा वाले ने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब 3 बजे उसने एक शख्स को गली के पास से मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा था। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून के छींटे लगे थे। जब बैटरी रिक्शा वाले ने उससे इन छींटों के बारे में पूछा तो उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। अब पुलिस को यकीन हो गया कि हो न हो यही बबीता और उसके बेटे गौरव का कातिल हो सकता है। लेकिन बैटरी रिक्शा वाला उस कातिल के बारे में पुलिस को इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सका। मगर इसके बाद उसने एक ऐसी बात बताई जिसने पुलिस का काम बिल्कुल आसान कर दिया। रिक्शे वाले ने बताया कि उसे किराए के 30 रुपए लेने थे, लेकिन उस शख्स के पास 10 रुपए का एक फटा हुआ नोट था और जब उसने फटा हुआ नोट लेने से इनकार कर दिया तो उस शख्स ने उसे पेटीएम से रुपए चुका दिए और बस यही पुलिस का काम आसान हो गया। पेटीएम का डिटेल चेक करने पर पुलिस को अभिषेक वर्मा नाम के एक शख्स का नंबर मिला जो पीड़ित परिवार का ही एक रिश्तेदार था और दिल्ली के बुराड़ी में रहता था। कहते हैं कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो अपने पीछे खून के निशान छोड़ जाता है और एक कत्ल के इस मामले में कातिल ने यही किया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला वो अपने साथ घर से एक डीवीआर लेकर निकला है। पुलिस को इतना तो पता चल गया कि ये शख्स अपने साथ कोई वाहन लेकर नहीं आया था, वो ई रिक्शा से बैठकर घर से बाहर गया। लिहाजा पुलिस ने ई रिक्शा से पूछताछ शुरू की। ई रिक्शे वाले ने बताया कि कातिल ने उसको 30 रुपए देने की कोशिश की थी, जिसमें से एक नोट फटा हुआ था। लिहाजा उसने पेमेंट पेटीएम के जरिए किया और यही पेटीएम नंबर और ट्रांजैक्शन उसके लिए एक गलती साबित हुआ और पुलिस ने उसको डिटेल इकट्ठा करके गिरफ्तार कर लिया। हद तो ये थी कि अभिषेक कत्ल के बाद से पोस्टमार्टम हाउस तक हमेशा रिश्तेदारों के साथ मौजूद रहा। वो पुलिस से बातें करता रहा, कत्ल पर अफसोस भी जताता रहा। अब पुलिस ने बगैर देर किए अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। गली में मिले सीसीटीवी फुटेज से उसका मिलान करवाया, उससे पूछताछ की और महज 24 घंटे के अंदर वो इस नतीजे पर पहुंच गई कि अभिषेक ने ही अपनी बुआ और भाई का कत्ल किया है। असल में अभिषेक बबीता के भाई का बेटा था और मंगलवार की दोपहर करीब 1:45 बजे वो इनके घर आया था। अब पूछताछ में अभिषेक ने कत्ल की बात तो कबूली ही। उसने बताया कि कैसे उसने गुस्से में आकर डंबल मारकर पहले अपनी बुआ की जान ली और फिर सबूत मिटाने के लिए घर में मौजूद बुआ के कत्ल के इकलौते चश्मदीद अपने फुफेरे भाई गौरव की हत्या कर दी। पहले तो दोनों का कत्ल करने के बाद वो मौका वारदात से फरार हो गया, लेकिन फिर जब कत्ल की खबर खुद उसके घर तक पहुंची तो वो हैरानी और हमदर्दी का नाटक करता हुआ फिर से मौका वारदात पर लौटा। उसने न सिर्फ तमाम नाते रिश्तेदारों को दिलासा दिया, पुलिस के सवालों का जवाब दिया, बल्कि खुद ही अपने हाथों से पुलिस के साथ मिलकर घर से दोनों की लाशें भी निकलवाई, उन्हें कंधा तक दिया। यानी कातिल सबकी आंखों के सामने था, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर अभिषेक की अपनी बुआ से ऐसी क्या दुश्मनी थी, वो भी तब
जब उसका अपने बुआ के घर आना जाना था और उस रोज भी वो कत्ल से करीब 2 घंटे पहले वहां पहुंचा था। अभिषेक ने तो यहां तक बताया कि उसने उस रोज अपनी बुआ और भाई के साथ बैठकर एक फिल्म भी देखी थी, लेकिन इसके बाद उसका अपनी बुआ से झगड़ा हो गया और उसने गुस्से में उनकी जान ले ली। असल में अभिषेक ने बुआ से कुछ महीने पहले अपनी बहन की शादी के लिए 50,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन ये रुपए वो लौटा नहीं पा रहा था और बुआ थी कि हर बार अभिषेक को इन्हीं 50,000 रुपयों के लिए जली कटी सुनाया करती थी। और ये तानाकशी मंगलवार दोपहर को इतनी बढ़ गई कि उसने गुस्से में आकर पहले अपनी बुआ बबीता की जान ली और फिर अपने भाई को भी मार डाला। इसके बाद घर के सामान बिखेर कर उसने इसे लूट का मामला साबित करने की कोशिश की और वहां से फरार हो गया। जाते जाते वो सीसीटीवी का डीवीआर भी उठा ले गया, लेकिन बैटरी रिक्शा वाले को पेटीएम से रुपए चुकाना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और आखिरकार वो पकड़ा गया। ये उनका ही नेफ्यू था, भांजा था लेडी का, और इसी ने उनका मर्डर किया है। इसने कारण ये बताया कि इन्होंने लास्ट ईयर उनसे 50,000 रुपए लिए थे, जो कि ये अभी तक लौटा नहीं पा रहे थे। ना लौटाने के कारण वो लेडी थोड़ा इनको उल्टा पुल्टा बोलती थी, जो कि इसको पसंद नहीं था और टॉर्चर फील करता था मेंटली, जिस बेस पे इसने उसकी लेडी को मार दिया और फिर क्योंकि बेटा वहीं था तो उसको भी मार दिया। ये इसका मोटिव था। तो साफ है कि अभिषेक ने अपनी बुआ से 50,000 रुपए लिए थे अपनी बहन की शादी के लिए। अब उसकी माली हालत ठीक नहीं थी और वो पैसे देने की स्थिति में नहीं था, लेकिन उसकी बुआ बार बार पैसे लेने के लिए दबाव बना रही थी। यहाँ तक कि उसकी बुआ ने अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया था। इस बात से गुस्साए अभिषेक ने इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला। बहरहाल अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, उसको गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है। कैमरा विनोद, अनिल बालियान, तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। पूर्व केंद्रीय मंत्री रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी के केस को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया। क्या थी कत्ल की वजह, ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। पूर्व केंद्रीय मंत्री रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी के कत्ल का मामला दिल्ली पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया। इस सिलसिले में कुमार मंगलम के धोबी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह डकैती थी। धोबी अपने 2 साथियों के साथ घर में डाका डालने के लिए घुसा था। इस दौरान उसने नौकरानी को एक अलग कमरे में बंद कर दिया, जबकि कुमार मंगलम की पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। दिल्ली के पौष वसंत विहार के लोग बुधवार को तब सन्न रह गए जब डकैतों ने यहां एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के घर में घुसकर उनकी बुजुर्ग पत्नी की हत्या कर दी। वाकया मंगलवार रात का है। पूर्व मंत्री पी रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी किटी कुमार मंगलम यहां अकेली ही रहती थी। मंगलवार रात को उनका धोबी राजू अपने 2 दोस्तों के साथ उनके घर में घुस आया। उसने नौकरानी को दूसरे कमरे में ले जाकर बांध दिया और बुजुर्ग महिला की तकिए से सांस रोककर जान ले ली और जो भी सामान मिला लेकर फरार हो गया। बाद में नौकरानी ने किसी तरह अपने हाथ पैर की रस्सी खोली और अपने घर में इस वारदात की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात 9 बजे के आसपास जो धोबी है इलाके का 24 साल का राजू, वो घर पर पहुंचा। उसे देख करके नौकरानी ने दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि वो उसे पहचानती थी और जैसे ही राजू अंदर गया, नौकरानी का कहना है कि उसने तुरंत नौकरानी को पकड़ा, उसे बगल के कमरे में ले गया और उसे बांध दिया। इसी दौरान 2 और लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। उन्होंने तकिया उठाई और किटी की तकिया से मुंह दबा दिया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद घर में लूटपाट किया और फिर तीनों फरार हो गए। किटी के पति रंगराजन कुमार मंगलम, जो यूनियन पावर मिनिस्टर थे, उनकी कैंसर से पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि उनके बेटे बेंगलोर में रहते हैं। बहरहाल पुलिस ने अब राजू समेत तीनों डकैतों को धर दबोचा है, लेकिन पौष इलाके में एक बुजुर्ग महिला के कत्ल से लोग डरे हुए हैं। हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।